भाग चौथा। भारतीय संविधान। पहला, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे ए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। सी, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं। पहला, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारिंगस्टीन थे। दूसरा, इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसे मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इप्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइड। चौथा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तीसरा, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा, 1813 में पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, इसके द्वारा कंपनी को व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दूसरा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का प्रशासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। पांचवा, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठा, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनियों के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल
वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। 8वां, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्यों के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के सब महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, उन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। दूसरा, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तीसरा, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। चौथा, भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। पांचवा, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। छठा, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। सातवां, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राजस्व सचिव की नियुक्ति की गई। यह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। 8वां, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेशों की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। चौथा, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। पांचवा, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट: 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को यह घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करना तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। पहला,
पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी। इस प्रकार इसे अधिनियम ने सांप्रदायिकता की वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया। दूसरा, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। चौथा, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। छठा, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट: 1909 ईस्वी में लॉर्ड मॉडले इंग्लैंड में भारत के राष्ट्रीय सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे।